दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पर, है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम लोग CNT एक्ट भी कहते हैं, ये जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम से कई सारे प्रश्न जो है सो पूछे जाने हैं। अब यह जो अधिनियम है ये अपने आप में काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है। हम लोग जानते हैं कि यह पूरा अधिनियम 19 अध्यायों में बटा हुआ है, 271 धाराओं में यह सिमटा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि भाई किन किन धाराओं को हम लोगों को देखना है, किन किन धाराओं को हम लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि संपूर्ण रूप से 271 धारा तो आप याद नहीं कर सकते। आपको निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को जो है सो चिन्हित करना है, जिसके प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम की कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में जो है सो डाल दिया गया, जिस पर कानून सिर्फ संसद ही बना सकता है। तो जिन धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया है, तो स्वाभाविक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे कि किन किन धाराओं को, किन किन अध्यायों को मुख्य रूप से जो है सो आपको देखना है। आप इसके लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई किताब पढ़े होंगे और उसका बार बार रिवीजन भी कर रहे होंगे। एक सलाह मैं जो आपको देना चाहूँगा वो ये है कि किरण पब्लिकेशंस का, है ना, किरण पब्लिकेशंस का एक छोटा सा बुकलेट जो है सो मार्केट में आया है, जो सिर्फ CNT और SPT एक्ट पर है ना। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशंस का एक छोटा सा बुकलेट है जो CNT और SPT के लिए ही लिखा गया है। इस पुस्तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो यह किताब यदि आप नहीं खरीदे हैं तो इसको निश्चित रूप से जो है सो आप खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें धारा के हिसाब से जो है सो अधिनियम की व्याख्या की गई है। ठीक है। अब देखिए, यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम का जो पहला अध्याय है, तो पहला अध्याय में हम लोग पाते हैं क्या कि पहले अध्याय में बहुत सारी परिभाषाओं को जो है सो दिया गया है। तो इन परिभाषाओं को आपको निश्चित रूप से जो है सो ध्यान में रख लेना है, क्योंकि कोई ना कोई एक परिभाषा निश्चित रूप से जो है सो आपसे पूछेगा, उसका अर्थ पूछेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वर्णित, है ना, पुनर्ग्राह्य भूधृति पुनः ग्राह्य भूधृति का अर्थ क्या है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई ये पुनर्ग्राह्य भूधृति क्या होता है। तो कुल मिलाकर जितने भी डिफिनेशंस दिए गए हैं उसको आपको बढ़िया से जो है सो तैयार करके रखना है। ठीक है। फिर अध्याय जो 2 है, तो अध्याय 2 में भी हम लोग पाते हैं कि कुछ प्रमुख डिफिनेशंस है, कुछ प्रमुख चीजों का अर्थ है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे भूधारक का अर्थ क्या होता है, फिर खुटकुट्टी अधिकार युक्त रैयत का क्या अर्थ होता है, फिर मुंडारी खुटकुट्टीदार का क्या अर्थ होता है। ये चैप्टर 2 में इनका भी अर्थ आपको जान लेना है। अध्याय जो 3 है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो अध्याय 3 को जो है सो आप छोड़ सकते हैं। फिर अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में धारा जो 17 है, तो धारा 17 आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बंदोबस्त रैयत की जो है सो परिभाषा दी गई है। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा के लिए अध्याय 17 को जो है सो आपको तैयार कर लेना है। फिर अध्याय 4 में ही धारा 21 क, है ना, धारा 21 क को भी जो है सो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें वृक्षों में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार है, इस पर जो है सो बात कहा गया है ना। उसके बाद फिर अध्याय 5 में आप आइए, है ना। चीजों को आप नोट भी करते चले जाइएगा, है ना, ताकि वीडियो दोबारा आपको रिपीट ना करना पड़े। तो अध्याय जो 5 है, सो अध्याय 5 में जो धारा 41 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो धारा 41 को जो है सो आपको देख लेना है ना। फिर अध्याय जो 6 है ना, तो अध्याय 6 में अध्याय 6 में आपको धारा 41 को जो है सो देख लेना है। अध्याय 5 जो है सो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अध्याय 7 में अगर हम लोग आते हैं तो अध्याय 7 को भी जो है सो आप छोड़ सकते हैं। फिर अध्याय जो 8 है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो अध्याय 8 को आपको बढ़िया से तैयार करना है। इसमें भी जो धारा 46 है, 46 है ना, तो धारा 46 को, धारा 47 को, धारा 48 को और धारा 49 को, है ना, ये आपको बढ़िया से तैयार करना है। धारा 50 को भी जो है सो देख लेना है।
फिर अध्याय 9 में अगर हम लोग आते हैं तो अध्याय 9 की धारा 58 है ना, 58 को आपको जो है सो ध्यान में रख लेना है ना। फिर धारा 61 को भी जो है सो महत्वपूर्ण हो जाता है ना, अध्याय 9 में। फिर अध्याय 10 में आप आइए तो अध्याय 10 जो है वो भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए कुछ प्रकीर्ण उपबंधों की वकालत करता है। तो इनको आप एक नज़र बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अध्याय 10 में खास करके जो धारा 71 है, 71 क है और फिर 71 ख, 72 और 73 है ना, ये बड़ा ही जो है सो महत्वपूर्ण है चैप्टर 10 में। फिर अगर हम लोग आते हैं अध्याय 11 में तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। फिर अध्याय जो 12 है तो अध्याय 12 में अधिकार, अभिलेख और लगान के निर्धारण से संबंधित जो है सो बातों का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 80 से लेकर के 100 के बीच। तो धारा 80 से 100 के बीच लगान के निर्धारण से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातों का जो है सो जिक्र किया गया है। इसको आप एक सरसरी तौर पर जो है सो देख लेंगे। फिर अध्याय जो 13 है तो अध्याय 13 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के लिए। फिर 14 भी जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अध्याय 15 भी जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं हम लोग अध्याय 16। ये अध्याय 16 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में उपायुक्त द्वारा जो है जो न्यायिक जो प्रक्रिया होती है तो उसका जो है सो विवरण दिया गया है। तो ये पूरा चैप्टर आपको जो है सो देखना है ना, खास करके अपील वगैरह के मामले में है ना, अपील वगैरह को लेकर के जो छोटी छोटी बातें हैं वो जो है सो आपको देख लेना है ना। अध्याय जो आपका ये है अध्याय जो आपका 16 है तो अध्याय 16 में उपायुक्त के जो विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं है ना, मतलब कि इस अधिनियम को संचालित करने, इस अधिनियम को क्रियान्वित करने को लेकर के जो अधिकार है उपायुक्त का, तो ये आपको डिटेल्स में जो है सो एक नज़र पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट अध्याय में तो अध्याय 18 जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अध्याय 18 में भी जो धारा 240 है, धारा 241 है, धारा 242 है, मतलब 40, 41 और 42, 240, 241 और 242 आपके लिए जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अध्याय 19 जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। 1990 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा जिन धाराओं को जो है सो 9वीं अनुसूची में डाला गया था उस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। ये कौन कौन सी धाराएं हैं तो अध्याय 8 के अंतर्गत 46, 47, 48, 48 क तथा 49, अध्याय 10 के अंतर्गत धारा 71, 71 क, 71 ख तथा अध्याय 18 के अंतर्गत धारा 240, 41 और 42, इस पर आपको विशेष रूप से काम करना है। चैप्टर 1 में डिफिनीशन पर आपको विशेष रूप से काम करना है। उपायुक्त का जो अधिकार है ना, उपायुक्त के द्वारा किए जाने वाला जो न्यायिक प्रक्रिया वाला जो चैप्टर है उसको बढ़िया से जो है सो आपको तैयार करना है, और लगान के निर्धारण वाला जो अध्याय है उसको आपको बढ़िया से तैयार करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप उत्तर के काफी निकट अपने को महसूस करेंगे और बेहतर जो है सो एग्जाम में आप करेंगे। तो जिन बातों को हम लोग यहाँ पर रखें, जिन बातों को हम लोग यहाँ पर जो है सो देखें, जिन धाराओं की जो है सो हम लोग चर्चा किए, उन धाराओं को जो है सो आपको मुख्य रूप से देख लेना है ना। हम पहले भी कहे हैं कि अधिनियम में पागल नहीं होना है आपको, है ना। ये नहीं कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट में जो है सो आप अपना अधिकांश समय जो है सो दे रहे हैं, है ना, और दूसरी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट परीक्षा के 3 दिन पहले एक नज़र आपको देख लेना है दोबारा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो इसी प्रकार के एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।